आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गति के नियम को देखेंगे। गति के नियम बोले तो पूरा इसका नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम पॉपुलरली जानते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी ऑल थ्री रूल्स यानी तीन जो नियम है गति के तीन नियम उनका प्रतिपादन न्यूटन्स ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इस चैप्टर को हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या शॉर्ट में बोले तो लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो पहले हम लोग देखेंगे फोर्स। सबसे बेसिक चीज़ है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा, वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है बेसिकली, हिंदी में बल कहते हैं। तो आम भाषा में समझें कि जो हम लोग किसी चीज़ को खींचने या धक्का देते हैं तो उसमें जो चीज़ यूज होता है वो बेसिकली फोर्स होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बाय डिफिनीशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बल वह भौतिक कारण है जो किसी पिंड बोले तो बॉडी पे लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है और या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब हम किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे या तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा या फिर ये चेंज होने की कोशिश करेगा, खिसकने की कोशिश करेगा, तो उसी को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स बेसिकली ये जो एक फॉर्मूला होता है F=ma, ये बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ से प्रूफ होता है। आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, जब हम लोग देखेंगे तो उसमें ये हम देखेंगे कि मास इंटू एक्सेलेरेशन F=ma, जो ये हमारा फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये आता है F=ma। जो फोर्स है ये एक सदिश राशि है, सदिश बोले तो वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, F=ma, यहाँ देख रहे हैं F=ma, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन, जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इसमें क्या है कि हम डायरेक्शन मैटर करता है हमारे लिए, इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। दैट मीन्स ये क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन बोले तो F=ma, यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज़ को हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन। ध्यान रखेंगे, न्यूटन का ये पूरा ये फॉर्म हुआ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एस है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक डाइन है। सीजीएस बोले तो ये उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इसका सीजीएस जो मात्रक है वो डाइन है। और 1 न्यूटन =10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन =10⁵ डाइन होता है। जो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे डाटा से रिलेटेड। भार बेसिकली इंग्लिश में वेट कहते हैं। ये इस एक थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो द्रव्यमान इसको मास कहते हैं और ये भार यानी वेट होता है। तो वेट बेसिकली होता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, को भार कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। W मास इंटू g होता है। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको वेट कहेंगे। जैसे कोई बॉडी का मास अगर 10 है तो उसका वेट होगा 10 × 9.8 मीन्स 98 kg, ओके, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रहे हमेशा जो गुरुत्वीय त्वरण होते हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। g भार एक सदिश राशि है। सदिश मतलब बोले तो वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा वेट का डायरेक्शन होता है, जैसे वेट है तो नीचे ही लगेंगे, बिकॉज वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो है ये न्यूटन होता है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू फोर्स। वेट क्या है, फोर्स के सिमिलर है, इसलिए इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। 1 kg भार =9.8 मीटर पर सेकेंड। 1 kg मैंने बताया ही था। अगर वेट =1 है, इसका मतलब m × 9.8, तो 9.8, तो m क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है हमारा, ये सब तो जो हम लोगों ने देखा वेट और फोर्स का डिफिनेशन, ये तो बेसिक है। नाउ अब हम इस चैप्टर के मेन रूल्स को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या गति के नियम के तौर पे हम लोग जानते हैं। इसका पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये है प्रत्येक वस्तु किसी अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की आवश्यकता बनाए रखती है जब तक
कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या है ना कि ये तो प्रैक्टिकल है। अगर कोई बॉडी रखा हुआ है और उसमें अगर कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा। ये बॉडी अगर मूव कर रहा है तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। तो ये तो बेसिक रूल है कि अगर हम किसी बॉडी को अगर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। किसी भी चीज़ को आप अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं, खास करके फिजिक्स या साइंस के किसी भी सेक्शन में, जब आपको प्रैक्टिकली उसको रिलेट करते हैं तो आप चीज़ों को याद करने में, चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रखने में आपको मदद मिलती है। आपको रटने से हमेशा बचना चाहिए। चीज़ों को आप उसको प्रैक्टिकली लीजिए और आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें यह नियम बल के जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। मतलब इस नियम से जो हमारा ये फोर्स और बोले तो जड़त्व, इनर्शिया का जो डिफिनीशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नियम है दूसरा गति का नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। दैट मीन्स ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम dp बाई dt। ये p क्या है? मोमेंटम अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है, उसी को मोमेंटम कहते हैं। तो ये दूसरा नियम कहता है चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हिंदी में बोले तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। जो फोर्स का जो डिफिनीशन है वो हमें इसी रूल से मिलता है। अभी मैंने बताया था कि जो F इजिकल टू एम ए है, फोर्स F इजिकल टू एम ए, ये हमारा जो डिफिनीशन हमें मिलता है वो इसी रूल को यूज़ करते हुए मिलता है। वो आप छोटा सा डेरिवेशन देख लें। F इजिकल टू dp बाई dt होता है और p का वैल्यू हम पुट करें तो m भी होता है, ये मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। तो अब जैसे कि देख रहे हैं ये मास कांस्टेंट होता है, ये मास अगर बाहर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? F इजिकल टू एम dv डिवाइडेड बाई dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी के रेट के चेंज करने विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बोले तो एक्सेलेरेशन कहलाता है, दैट इज m इंटू ए। तो F इजिकल टू क्या आया हमारा यहाँ से ma, यानी dv बाई dt को हम a लिखते हैं तो ये ma का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हमारा जो फोर्स का ये डिफिनीशन है F इजिकल टू ma, ये इसी व्यंजन से प्राप्त होता है, या फिर बोले तो सेकेंड रूल को यूज़ करते हुए हम लोग ये हमें डेरिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जिस पे हम अप्लाई करेंगे वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हमें लौटाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारा दीवार है और यहाँ से अगर मान लो कि हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस पर धक्का दिया F न्यूटन से, तो दीवार भी हमारे हाथ पे, या बोले तो यहाँ पे अगर हम अपने हाथ से इस पे फोर्स लगाया F न्यूटन का, तो दीवार भी हम पे ही, यानी हमारे हाथ पे F न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम ये F न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस F। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस F। डायरेक्शन दोनों का चेंज है इसलिए साइन निगेटिव आती है, मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल रॉकेट का पलायन न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। जो रॉकेट बेसिकली जो लॉन्च होते हैं, अभी हाल ही में जो रॉकेट छोड़े गए थे, तो बेसिकली रॉकेट जो होते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है, जब वो रॉकेट को ऊपर की ओर छोड़ा जाता है तो नीचे से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फ्यूल होते हैं वो नीचे की ओर निकलते हैं और एक ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं। तो ज़मीन भी इन पे फोर्स, रॉकेट पे फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, और रॉकेट क्या होता है? ऊपर चला जाता है। ज़मीन पे ये रॉकेट फोर्स लगाता है तो ज़मीन पे रॉकेट को उल्टा क्या होता है? F न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में फील होता है और वो रॉकेट क्या होते हैं? ऊपर चले जाते हैं। याद रखें ऊपर बताए गए
तीनों नियम न्यूटन्स के गति नियम कहलाते हैं, न्यूटन्स लॉ कहलाते हैं, जिसे सर आइजैक न्यूटन ने सन 1686 में किया प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा था। ये बेसिकली डाटा है, आप ध्यान रखें, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ से पूछे जाते हैं। इनके डायरेक्शंस पूछे जाते हैं, इनके अबाउट इसके वेक्टर हैं या ये स्केलर क्वांटिटी हैं, ये पूछा जाता है आपको यूनिट पूछे जाते हैं, बेसिकली डायरेक्ट डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ से हमें क्या व्यंजन मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रख लें, नोट कर लें, और रिवीजन करते टाइम आपको इसको दोहराना है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें और क्वेश्चन जब भी इस पर बेस्ड आए तो आप सही टिक कर सकें। नेक्स्ट है हमारा जड़त्व, इनर्शिया। ये बेसिकली क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की आवश्यकता बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कोई भी बॉडी जो होता है वो हमेशा चाहता है कि वो स्ट्रेट लाइन में और एक समान गति से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, वो अपने मोशन में चेंज ना करे। लेकिन क्या है कि रखने की आवृत्ति होती है। तो इसी चीज़ के, इसी गुण को ही क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जितने भी वस्तु होते हैं उसमें या तो अपनी विराम की आवश्यकता अथवा सरल रेखा में एक समान गति से, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करना चाहती है या फिर रुका रहना चाहती है, मतलब रेस्ट में रहना चाहती है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व का गुण या फिर इनर्शिया। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं या जड़त्व कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, विराम जड़त्व, गतिज जड़त्व। विराम मतलब स्टैटिकल इनर्शिया, और एक ये गतिज मतलब जिसमें वेलोसिटी हो। इसका प्रतिपादन गैलीलियो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किया था, उन्होंने ये सबसे बारे में, इनर्शिया के बारे में खोज किया था। नाउ नेक्स्ट है बल आघूर्ण, टॉर्क। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, जो किसी भी बॉडी में अगर जब हम फोर्स लगाएं तो वो उसमें टर्न होने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं टॉर्क। जैसे अगर मैं ये पेन ले लूँ और यहाँ इधर से पकड़ लूँ और इधर फोर्स लगाऊँ तो ये पेन क्या होगा, ऐसे करके रोटेट होने की चांस रहेगी। तो बल की वह प्रकृति, इसका नंबरिकल में देखा जाए तो जो वैल्यू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। डिफिनेशन देखते हैं, बल की वह प्रकृति जिसके कारण किसी पिंड को किसी बिंदु अथवा अक्ष के परितः, यानी किसी एक एक्सिस या किसी एक पॉइंट के लॉन्ग जो घूमने का वो है, फोर्स के कारण घूमने की जो वो टेंडेंसी होगी, उसी को कहेंगे टॉर्क या बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की माप बल के परिमाण तथा बल आघूर्ण की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल से की जाती है। जो फोर्स होगी वो बल का परिमाण, यानी कि जो फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, इनटू क्रिया रेखा की अक्ष से दूरी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये एक्सिस है और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं किसी भी चीज़ को इसके लॉन्ग, तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे इस सर्कुलर प्लेट को मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा हूँ, तो इसका डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस और इसका जो इस पर कितना फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है। जैसे जहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ वो, और ये जो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह एक सदिश राशि है, यानी कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। ऑब्वियसली फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर, तो इसका क्या हो गया, यूनिट न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है संवेग, मोमेंटम। किसी पिंड का संवेग उसके मात्रा और वेग का गुणनफल है। इसको P से सूचित किया जाता है, यानी P इज इक्वल टू, जो मोमेंटम होते हैं वो क्या होते हैं, P इज इक्वल टू mv। m क्या होता है, मास ऑफ बॉडी, एंड v वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इसी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा ध्यान रखें, मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू मात्रा इंटू वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू mv। यह एक सदिश राशि है। ऑब्वियसली ये क्या है, इसमें डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ देखिए ये वेलोसिटी की बात करता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मास तो कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा ही मात्रक किग्रा केजी मीटर पर सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी यहाँ पे m से केजी आया, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसके ओवरऑल यूनिट देखा जाए तो केजी क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, इसका सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर। सीजीएस में ऑब्वियसली मास को ग्राम में लेते हैं, और टाइम को सेकेंड में लेते हैं, और मीटर को जो लेंथ होते हैं उसको सेंटीमीटर में लेते हैं। सीजीएस आपने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में ये देखा होगा।
CGS मतलब C फॉर सेंटीमीटर एंड G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, इसलिए इसका नाम CGS पड़ता है। संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COP, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM शॉर्ट फॉर्म में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार दो गोलों में के टकराने पर टकराने से पहले के संवेग का योग टकराने के बाद के संयोग संवेग के योग के बराबर होता है। मतलब जो बिफोर कोलिजन जो इसके पास मोमेंटम होंगी वो आफ्टर कोलिजन के सम के बराबर होंगे। अर्थात अगर मास इसका m1 है और इसका m2 है और ये इसका स्पीड u1 इसका u2 है, तो आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी लेस की v1 हो गया, ये v2 हो गया, और इसका मास जो था m1 और m2 है, तो इसका बिफोर कोलिजन के बिफोर क्या हो जाएगा? इस बॉडी का जिसका मास m1 है, m1 v1 m1 u1 प्लस इसकी मोमेंटम देखें तो m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाती है। तो ये हमेशा देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का जो कोलिजन है, सॉरी कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है उसका सम इज इक्वल टू कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है उसके इक्वल होगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बंदूक के गोली का वेग, बंदूक की गोली बेसिकली लेट्स की अगर बंदूक हमारे पास लेट्स की बंदूक हमारे पास है, इससे जो गोली निकलेगी, तो इससे जो गोली अगर लेट्स की ये जो गोली निकलेगी तो इसका लेट्स की इसका मास m है और इसका मास कुछ स्मॉल m है, तो इसमें भी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो उसी से ये हमारा निकल के आता है m भी, जो मास बिफोर कोलिजन, ये बेसिकली जो मास होता है इसमें मास ऑफ गन प्लस बुलेट ये मास हुआ, और जो वेलोसिटी बिफोर था इज इक्वल टू माइनस m1 mv। एक्चुअली क्या होता है ना कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी जीरो होते हैं, गन का भी और गन के बुलेट का भी, तो क्या होता है? जीरो हो जाता है बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या हो जाते हैं? ये जीरो हो जाते हैं। और जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है? गन का मास इंटू वेलोसिटी किसका? गन का, प्लस गन भी तो पीछे की ओर जंप करती है ना जब गन फायर होता है, तो जैसे जिस स्पीड से बुलेट आगे निकलती है उसी स्पीड से गन में भी पीछे की तरफ फोर्स लगता है, तो वो मास इंटू वेलोसिटी प्लस और स्मॉल m बोले तो मास ऑफ बुलेट, स्मॉल m मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये तो जीरो हो गया, तो इधर इक्वेट करेंगे तो m क्या हो जाएगा? m भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का स्मॉल m भी। ये समझ रहे होंगे ना, इधर तो जीरो हो गया और इसको अगर इस टर्म को हम इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव रह जाए, पॉजिटिव बोले या इधर आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, तो m भी इज इक्वल टू माइनस का m भी। ये ध्यान रहे, ये m मास ऑफ जो बड़ा m है वो मास ऑफ गन है, और ये स्मॉल m जो है मास ऑफ बुलेट, वो छोटा जो बुलेट फायर किया गया है वो उसका वेलोसिटी है। m क्या है? मास बंदूक की मात्रा है ना, बंदूक की मात्रा यानी कि जो वेट ऑफ बंदूक यानी जिससे फायर किए हैं, v वेलोसिटी ऑफ बंदूक, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, m गोली की मात्रा जो उसमें जो बुलेट फायर की गई है उसकी मास, और v स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहाँ ऊपर स्थित ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बंदूक और गोली के वेग की दिशा परस्पर विपरीत है। ऑब्वियसली जब गन फायर करेंगे तो गन में पीछे की ओर फोर्स लगती है, तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा और बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए निगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक बेसिकली इंग्लिश में हम लोग इसको लीवर कहते हैं, लीवर। लीवर बेसिकली जब हम लोग किसी चीज़ को उठाने के लिए एक बड़े से डंडे, जैसे लेट्स की, जैसे अगर हमारे पास एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे और यहाँ पे एक डंडे से उठाना है इसको, और नीचे में कुछ सपोज कि हमने ईंट डाल दिया और यहाँ से एक आदमी, एक बड़ा सा आदमी अपने हाथ से इसको दबाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा आसानी से।
तो इस चीज़ के जो यूज़ करते हैं, इस टाइप के जो टेक्निक्स मशीन को यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग लीवर कहते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं प्रथम श्रेणी के लीवर। इसमें क्या होता है, आयाम और बोझ के बीच आलम्ब होता है। आलम्ब बोले तो ये जहाँ पे इसको आलम्ब कहते हैं, और ये आयाम और बोझ, ये वेट हो गया, और ये आयाम जहाँ से फोर्स लगाते हैं, जहाँ से शक्ति लगाते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के आयाम, जो प्रथम श्रेणी के जो लीवर होते हैं वो बेसिकली कैंची, तराजू, सरसी, हैंड पंप होते हैं। हैंड पंप में देखते हैं कि जो हमारा हैंड पंप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी एक जो हमारा आलम्ब है, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, और यहाँ वेट यहाँ से कैरी होता है। और फिर इसी का एक अनदर एग्जांपल है जो कैंची है हमारा। कैंची कुछ इस तरह से होता है, इसमें भी बीच में जो होते हैं हमारे आलम्ब होते हैं, और फोर्स हम लोग यहाँ लगाते हैं इस दोनों सिरे पे, और काम होता है हमारा इससे। तो इन दोनों के बीच में है यहाँ पे भी, तो आयाम और बोझ के बीच आलम्ब होता है। नेक्स्ट हमारा है ये उत्तोलक के आंतरिक लाभ। ये बेसिकली क्या है, बेनिफिट्स ऑफ लीवर। तो ये एक W/E जितना, ये आपस में क्या होते हैं इसके रेशियो। अगर हम वेट ज़्यादा है तो एनर्जी उतना ही कम, जितना वेट हमारा है। जो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो उसका क्या हमें बेनिफिट्स ऑफ लीवर हैं, वो A = W/E होते हैं, आयस भुजा डिवाइडेड बाय भार भुजा। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय श्रेणी का लीवर। इसमें बोझ आयास और आलम्ब के बीच में रहता है। तो जो हमारा जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा बोझ होता है वो आगे की तरफ होता है, और जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो स्टील पीछे से लगा रहे हैं फोर्स, बट क्या होता है इसमें जो आलम्ब होते हैं वो आगे होते हैं। पर इसमें क्या हो रहा था कि वेट आगे था, आलम्ब बीच में था, और क्या था, फोर्स लगाने वाला पीछे था। पर इसमें जस्ट ये उसका उल्टा है। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि वेट जो है यहाँ पे बीच में है, इसमें बीच में वेट आ गया। नेक्स्ट है अतः उत्तोलन का आंतरिक लाभ A = W/E। नेक्स्ट है तीसरा लीवर, तीसरे श्रेणी का लीवर। इसमें आयास, बोझ और आलम्ब के बीच में होता है, जैसे चिमटा, बंसी, किसान का हल इत्यादि। ये सारे क्या होते हैं, तीसरे श्रेणी के लीवर में आते हैं। तो ये आप बेसिकली एग्जांपल ध्यान रखो, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। ये किसान में जैसे चिमटा पूछेगा, चिमटा किस टाइप के लीवर में आता है, तो ये तृतीय श्रेणी के लीवर में आता है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो ये बेसिकली आपको ये डाटा याद रखना है, इस टाइप के एग्जाम्पल को याद रखना है कि ये कितने कौन सी श्रेणी में आता है। अब हम लोग कुछ इस जितने भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में W = क्या देखा था, mg के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें m पूछा जा रहा है जबकि वेट दिया है, तो वेट कितना है 29.4 = m × g का वैल्यू होता है 10 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से m = हमारा क्या हो जाएगा 29.4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से डिवाइडेड बाय 10 जी का वैल्यू जो होता है 10 अप्रॉक्सीमेटली। बेसिकली ये 9.8 होता है पर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो ये देखो कि एक पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी दैट मीन्स m = क्या हो जाएगा 2.9 से मिलता जुलता हमारा आंसर है यहाँ पे 3 kg। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण कितना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, F = ma होता है हमारा। तो A = हम ऐसे A = यहाँ से निकालेंगे तो F/m हो जाएगा। फोर्स हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, 5 डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ है 2, तो 5/2 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखें, ये ऑप्शन यहाँ पे सही से देखें, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यूनिट को देखें, पर एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ना कि बी। बी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, मिलता जुलता, इसमें भी 2.5 इसमें भी 2.5, बट हमारा जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें है, और इसमें मीटर पर सेकेंड ओनली है, तो स्क्वायर वाला हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 1 kg राशि का वजन है तो 1 kg अगर हमारा
तो वेट पूछा जा रहा है यहाँ पे, वन मास दिया हुआ है 1 kg, मास क्या दिया हुआ 1 kg, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, तो वेट क्या है 1 इंटू जी का वैल्यू 9.8, 9.8 बोले या 10, तो ये बेसिकली 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ये क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहाँ पे पिंड का, कोई भी बॉडी का जो वेट है वो शून्य नहीं होगा, कहाँ पे होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, अंतरिक्ष या अंतराग्रहिक आंतरिक में, स्वतंत्र गिरने के दौरान, किसी घर्षण सतह पर। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखेंगे। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो मास ऑफ बॉडी कहाँ पे शून्य नहीं होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ अर्थ जो जी का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो वेट क्या होता है, एम जी के इक्वल होता है, तो जी 0 दैट मीन्स वेट 0, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अंतरिक्ष अंतराग्रहिक अक्ष में, तो जो हमारा जो अर्थ के बाहर यानी कि बोले तो यूनिवर्स में वहाँ पे चले जाए तो क्या होता है कि वहाँ पे वैक्यूम होता है बेसिकली, वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है, तो अगेन वहाँ पे भी जो वेट होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र गिरने, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो वहाँ पे जी ऑब्वियसली क्या है, जी है, तो वहाँ पे भी वहाँ पे क्या है, डब्लू वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू एम जी होता है ना, एम जी। तो अगर मान लो कि बॉडी जैसे रखा हुआ है किसी लिफ्ट में, ठीक है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, तो वहाँ पे जो वेट होगा वो वेट अपीयर होगा, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तीनों गलत है, तो ये ऑप्शन डी ही सही होगा, यानी किसी घर्षणहीन सतह पर, यानी फ्रिक्शन लेस, जो जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ बॉडी होगा कभी 0 नहीं के बराबर होगा, कभी मतलब 0 नहीं हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु, मतलब अगर एक बॉडी ऑलरेडी जो चल रही है कुछ वेलोसिटी से, ये बॉडी कुछ वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चल रही है, तो इस पर सपोज कि हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, यानी कि चारों डायरेक्शन में, यानी जितने भी फोर्स हैं उसका सम अगर 0 है, तो ओवरऑल बोलें तो फोर्स तो 0 है। तो हमने फर्स्ट लॉ हमने देखा कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स हमने एक थोड़ा सा भी अप्लाई नहीं किया, तो क्या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी, जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी जा रही थी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन पे देखते हैं, धीमी होकर रुक जाएगी, ये तो गलत हो गया। अपनी गति की दिशा बदल लेगी, ये भी गलत हो गया। समान रूप से त्वरण मतलब एक्सलेट कहाँ करेगी, यहाँ पे तो बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो एक्सलेट कहाँ करेगी, फोर्स रहेगा तभी एक्सलेशन होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, सतत वेग से, यानी कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 6 है, यदि भार एवं आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ MA है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर सी जो है W/P करेक्ट है। ये अभी हम लोगों ने जो टाइप ऑफ लीवर देखा था, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी में हम लोगों ने देखा था। तो W अगर वेट है और आयास जो है P है, तो यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, W/P। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। तो ये चिमटा जो है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा जो बेसिकली हम लोग किसी चीज़ को उठाने के लिए, रोटी वगैरह को उठाने के लिए हम लोग पकड़ते हैं, तो बेसिकली हम लोग फोर्स जो होता है बैक साइड से अप्लाई करते हैं, और जो मतलब हमारा अनायास और वो होता है वो आगे की तरफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, सॉरी क्वेश्चन एक्चुअली एक क्वेश्चन छूट गया 7। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक का लीवर का उदाहरण है। तो इनमें से जो इसका ऑप्शन है वो हमारा ABC में कौन सा सही है। तो जो ये हमारा ऑप्शन ए है, इसमें ए करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन सी है ये प्लायर, तो आई डोंट नो ये किसको कहते हैं, बट ऑप्शन से आप गेस करें तो ऑप्शन से देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि श्रोता जो है हमारा वो श्रेणी 2 के लीवर में आते हैं, और जो चिमटा है वो हमारा श्रेणी 3 के उसमें आते हैं। तो ऑब्वियसली उपयुक्त तो सभी तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हट गए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 8 तो हो चुकी है। 9 क्वेश्चन है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, वो डाइन है। ये ध्यान रखें, ये डाइन होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी थ्योरी पार्ट में।
नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बल का व्यंजक क्या है। तो ये हम लोग तो ये जस्ट फॉर्मूला ही है, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बॉल में 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। तो ये मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी दी हुई है, बॉल की दी हुई है मास, और उसकी एक्सेलेरेशन दी हुई है। तो फोर्स कितना चाहिए, तो फोर्स इजिकल टू क्या होगा, एम ए। अगेन ये वन ऑफ इजी क्वेश्चन है, मास 6 kg इंटू एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगकर 3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो यदि दोनों वस्तुओं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इसमें फोर्स दिया हुआ है, F इजिकल टू दिया हुआ है, F इजिकल टू 12 न्यूटन दिया है, और बल वो एक्सलेशन क्या है, इससे निकलता है एक्सलेशन 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम मास आसानी से निकाल सकते हैं, F इजिकल टू एम ए होता है, F इजिकल टू एम ए होता है। तो उससे हम देखो यहाँ से पुट करेंगे तो ए के F के जगह 12 मीटर ले लेंगे, और इजिकल टू मास क्या है हमारा, मास हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन हमें 6 दिया है, तो यहाँ से मास इजिकल टू 2 kg आ गया। तो हमारा जो पहला है इसमें मास 2 kg है। तो जो हमारा मास यहाँ से निकल के आया, यहाँ से मास इजिकल टू जो हमारा आया वो 2 kg आया, मास इक्वल टू 2 kg। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में एक और दिया है डाटा, दूसरी पर लगाए तो 3 मीटर पर सेकेंड, तो सेम फोर्स लगा जा रहा है, तो वो उसमें कितना एक्सेलरेशन आ रहा है 3 मीटर। तो यहाँ से मास जो आएगा m2, ये m1 निकला, और m2 क्या निकल जाएगा, F इजिकल टू एम ए, तो F बाई एम आ जाएगा, सॉरी F बाई ए आ जाएगा A2। तो F क्या है यहाँ पे 2 न्यूटन, सेम फोर्स है, और एक्सेलरेशन इस केस में 3 आ रहा है, तो यहाँ से 4 kg मास आ गया। तो m2 2 kg, एक m1 2 kg और m2 कितना आ गया 4 kg। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ बांध दी जाए, ये दोनों बॉडी को बांध दिया जाए, तो उस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा 6 kg, 4 + 2 6 kg, और इस पर अब हम 12 न्यूटन का हम फोर्स लगाएंगे, 12 न्यूटन। तो ऑब्वियसली है हमारा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 12 न्यूटन के फोर्स को अगर एक बॉडी पे लगाया जा रहा है तो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो उससे हमने मास एक बॉडी, उस बॉडी का मास निकाल लिया। फिर दूसरे बॉडी पे बताया जा रहा है कि जब उसी सेम फोर्स को लगाया जा रहा है तो वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो हमने दूसरा का हम मास निकाले तो वो 6 kg है। फिर क्वेश्चन कहता है कि दोनों बॉडी को एक साथ बांध दें तो कितना वेट हो जाएगा 6 kg, तो कितना उसका एक्सेलरेशन होगा ये निकालना था। तो फिर हमने फोर्स तो हमें पता ही है 12 न्यूटन, और मास न्यू मास जो है दोनों को बांधने के बाद वो कितना आ गया 6, तो इससे एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये जो माइनस साइन है इस ऑप्शन बी में, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे नेगेटिव फोर्स नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का कहीं से कोई हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी और सी जो है इसमें नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। दैट्स ऑल। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनफैक्ट थ्योरी भी समझ में आएंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ को कोई डाउट है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।